विस्तार न्यूज़ का ये कॉन्क्लेव आज बिलासपुर की धरती से आप देख रहे हैं। और अभी जब 3 बुके देकर डिप्टी सीएम साहब का सम्मान हुआ गेट पर, तो मुझे बताया गया कि बुके पर्याप्त दे दिया गया है। फिर मुझे कहा गया कि सम्मान हो गया है। मैंने कहा मैं एक बार और सम्मान करूंगा, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया था डिप्टी सीएम साहब ने, और 5 बजने में जब 10 मिनट बाकी है तो रायपुर से चलकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैं ये दूसरा इंटरव्यू कर रहा हूं आपकी शख्सियत, आपसे बातचीत में बड़ा आनंद आता है। इससे पहले अमर अग्रवाल जी से बातचीत हुई, धर्मलाल कौशिक जी से बात हुई और एक पैनल से बात हुई। आपके शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण साहू जी, बिलासपुर में विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। बिलासा माई की ये धरती, संस्कार धानी अरपा के पावन तट में बसा हुआ ये शहर, और मेरा सौभाग्य है ये शहर की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है। विस्तार की पूरी टीम, ज्ञानेंद्र तिवारी जी आज देश के एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिनकी बेबाकी और जिनकी बातें रात में कभी 12-1 बजे देखने का अवसर मिलता है, तो आपके बोलने का और विषय की गंभीरता, जिस तरह से आप जनता के बीच लेकर जाते हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है। मैं आपकी पूरी टीम का बिलासपुर की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को राम राम, जय जोहार। बहुत मज़ा आएगा। आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है बिलासपुर की बातें, बिलासपुर संभाग की बातें करके, तो आपकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन, स्वागत। नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है और इस ऐलान के साथ ही इस विभाग के सबसे बड़े मुखिया विस्तार न्यूज़ के मंच में हैं। सबसे पहले तो आज नगरीय निकाय के चुनाव के ऐलान के बाद आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है? सरकार ने इस बार डायरेक्ट चुनाव कराने का फैसला किया है, किस तरह की तैयारी है और कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? जब देश की संसद ने 74वां संविधान संशोधक लेकर आए, उसके पीछे बड़ा उद्देश्य था एक सशक्त और जवाबदेह नगरीय इकाई बने, नगर निकाय का गठन हो जो अपने जनता के प्रति जवाबदेह हो, मजबूत हो, सशक्त हो, और उसे पूरा करने की दृष्टि से लगातार काम हो रहा है। पिछली सरकार में जनता के अधिकार छीन लिए गए थे। जनता को अपना महापौर, अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कर दिया था। नगरीय निकायों में कांग्रेस पार्टी का पूरा एक मुफ्त कब्जा था, लेकिन 5 साल में शहर की दुर्दशा कर दी इन्होंने। हमारी सरकार बनने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी दी। जिस दिन से विभाग की जिम्मेदारी मैंने संभाली, अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस पार्टी के महापौर और अध्यक्ष थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी को मंत्रालय या मेरे कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ी। आयुक्त और सीएमओ को फोन करके शहर के विकास के लिए प्रस्ताव मंगाया और प्रस्ताव मंगा के स्वीकृत किया, और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एक साल में नगरीय निकायों के विकास के लिए मैंने दी। 22 नए नगरीय निकाय बनाए, नए नगर पंचायत का गठन किया। नगरीय निकाय का प्रशासन सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए लगातार काम किया। अभी लगातार आप देखते होंगे कि हमारे अधिकारी सवेरे 6 बजे भ्रमण में निकल जाते हैं शहर की सफाई व्यवस्था, चल रहे विकास के काम, इन सब का अवलोकन करके
और नियमित रूप से उसके फोटो मेरे पास आते हैं। और नहीं आते हैं तो आप खुद ही चले जाते हैं और वहां पर कहते हैं ये सड़क बनाई है तुमने। बहुत डांटा था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जनता के प्रति जवाबदेही निभाने का एक ये तरीका है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में लगातार हमें सहायता भी मिल रही है। अभी आज हमने 270 करोड़ रुपए के जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया है। बिलासपुर जिले के 2 निकाय इसमें शामिल हैं, तखतपुर और मल्हार। 3 निकाय, रतनपुर, तखतपुर और मल्हार। और रतनपुर तो माँ महामाया की धरती है, धाम है। रतनपुर डिडनेश्वरी मैया की धाम है। 48 करोड़ रुपए तखतपुर के लिए स्वीकृत हुई है। 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रतनपुर के लिए स्वीकृत हुई है। आज भूमि पूजन किया है। लगातार ऐसे काम स्वीकृत हो रहे हैं। बहुत से काम प्रारंभ हुए हैं। शहर अब सुव्यवस्थित रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ चला है। हमने जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगाया, लोगों के समस्याओं को सुना और उन समस्याओं को ऑनलाइन इंटरिंग की, ऑनलाइन रखा, उसके निराकरण की पूरी कोशिश हो रही है। और शिविर के बाद 400 करोड़ रुपए एक मुफ्त नगरीय निकायों को दिया कि उन समस्याओं का समाधान हो, शहर हमारे सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुव्यवस्थित बने। इसके लिए लगातार हमने काम किया है। 5 साल में विकास अवरुद्ध हो गया था, अब तेज गति से हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव की प्रतीक्षा नगर के लोग कर रहे थे और उनकी प्रतीक्षा आज चुनाव आयोग ने समाप्त की है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सरकार बनेगी नगर की, उनके साथ मिलकर हम शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम साहब, आप चूंकि इस विभाग के मुखिया हैं, निसंदेह पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके कंधों में है, लेकिन बिलासपुर में चूंकि हम लोग आज बैठे हैं, तो बिलासपुर को लेकर स्पेसिफिक क्या प्लान है आपका आने वाले 5 सालों में? या तो बिलासपुर में आपको क्या लगता है कि ये क्या कमी रह गई है, और जब 5 साल पूरे हों तो लोग याद करें कि एक नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव थे जिन्होंने क्या शानदार काम किया है बिलासपुर के लिए? आपका रोड मैप क्या है? बिलासपुर की जो पहचान बनी है और बिलासपुर को जो बड़ी चीजें मिली है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। देश के नक्शे में आया बिलासपुर, बिलासपुर में रेलवे जोन बनने से। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेलवे जोन बिलासपुर को दिया। आज बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ा है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ हुआ है। मैं ऐसी कितनी उपलब्धियां आपको बता सकता हूं। आज बिलासपुर की यदि हम न्यायधानी कहते हैं तो यह भी इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, राजधानी रायपुर बनाई, तो न्यायधानी बिलासपुर को भी दिया। और बिलासपुर की पहचान इस रूप में बनी है। आज बिलासपुर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर को हमने स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया और आज जो बिलासपुर में, मुझे तो लगता है यदि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बिलासपुर में नहीं होते तो जो थोड़े मोड़े काम बिलासपुर में विकास के चले हैं वो केवल स्मार्ट सिटी के कारण चले हैं। अदरवाइज शायद पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं होता। स्मार्ट सिटी होने के कारण बड़े बड़े काम बिलासपुर में हुए हैं, चाहे वो मिनी स्टेडियम बनने का हो, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी बनने का हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने का हो। ऐसे अनेक काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से हुए हैं। अभी कई परियोजनाएं बिलासपुर के लिए स्वीकृत हुई है, उस दिशा में तेज गति से काम चल रहा है। बिलासपुर विकास की दौड़ में तेज गति से आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। बिलासपुर एक पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में भी डेवलप हो रहा है। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सरकार में आपकी सक्रियता, और फिर मैं कहूँगा कि एक तो
आप विवाद से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए सरकार शायद हर मुद्दे पर आपको कहती है कि जाइए। अरुण साहू जी, आप बेहतर ढंग से समझाते हैं, पेशे से आप वकील रहे ही हैं। तोखन साहू यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, आप डिप्टी सीएम साहब हैं। इसके पहले कुछ 2 लोग आए थे, वरिष्ठ हैं, उनसे मैंने पूछा, ब्रजेश जी ने भी, हमारे एडिटर इन चीफ ने भी पूछा अमर अग्रवाल जी से। इच्छा बहुत है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जब आप लोग अब 2 लोग यहाँ से कद्दावर लोग हैं, तो ऐसे में कोई गुंजाइश है कि बिलासपुर से और प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? मैं कल रात में ही ब्रजेश जी का कार्यक्रम देख रहा था, संपतिया उइके जी का, जो वो इंटरव्यू कर रहे थे जी। और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था जिस प्रकार से उनसे बात ब्रजेश जी कर रहे थे। अब मुझे इसकी कल्पना नहीं थी कि वो आज मुझे मिलेंगे यहाँ। आपने जो बात कही है कि ये सही है कि बहुत वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से मंत्री हुए। अशोक राव जी, चित्रकांत जायसवाल जी, BR यादव जी, बंसीलाल घृतलहरे जी, उससे पहले भी बड़े बड़े नेता, राम गोपाल तिवारी जी, ऐसे नेता रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है बिलासपुर हमेशा से, और निश्चित रूप से बिलासपुर को लगातार सरकारों में भी मान सम्मान मिला है। पहली बार केंद्रीय सरकार में बिलासपुर को प्रतिनिधित्व मिला है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व दिया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिलासपुर को पूरा मान सम्मान मिलेगा। और बिलासपुर राजनीतिक रूप से हमेशा समृद्ध रहा है, और बिलासपुर में मुंगेली भी आता है, जहां मेरी शिक्षा दीक्षा पैतृक स्थान है। मुंगेली से भी बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। लगातार क्षेत्र में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मुंगेली के लोग करते रहे हैं, और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से समृद्ध बिलासपुर हमेशा से रहा है। जवाब खत्म हो गया है या बचा है अभी? ये आगे बढ़ा जाए? जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि 2 सीनियर लीडर आए थे और मैं बहुत पूछने की कोशिश किया, तो वो कुछ बोले नहीं। अब जब डिप्टी सीएम साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर संगठन, पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए और कोई कयास ना लगाए जाएं कि कौन बनेगा मंत्री। देखिए, ये है कि वास्तविकता तो ये है कि कौन मंत्री बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, मंत्रिमंडल में किसको स्थान देना, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और ये आने वाले समय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जिन्हें चाहेंगे वो मंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब नहीं मिला है, देख लीजिए आप लोग। पूछने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं अरुण साहू जी से जब जब बात करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि विवाद को बहुत पीछे छोड़ आते हैं, उस रास्ते जाते ही नहीं जहां जानते हैं कि थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है विवाद की। खैर आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल इन दिनों आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, और वो किसी न किसी मुद्दे पर आपको, चाहे ओबीसी पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत घेर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, राज्य के 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उस सरकार से लड़कर हमारी सरकार बनी है, और आपके नेतृत्व में बनी है। और दावा बड़े थे 75 पार, और तब वातावरण ऐसा बना दिया गया था कि तो हम बोलते थे कि पक्का भाजपा की सरकार बनेगी, तो शायद हमारे लोग भी नहीं मानते थे। और उस सरकार से डटकर मुकाबला किया हमने, डटकर मुकाबला किया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई नेता बिल्कुल भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी, और सरकार चली गई। तो शायद ये हो सकता है, पर वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, और स्वाभाविक रूप से मुझे तो स्नेह करेंगे ही, स्नेह करना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस तरह का स्नेह मिलते रहना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी को मैं देख रहा हूं, टीएस सिंहदेव भी स्नेह कर रहे हैं। ये हो क्या गया है? या तो ये छापे का डर है, या तो फिर आप लोगों का मैनेजमेंट है, या तो फिर
अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि नक्सलवाद पर आपकी सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर आपके नेता बाद में एक्स पर पोस्ट करते हैं, टीएस सिंहदेव पहले तारीफ कर देते हैं, भूपेश बघेल कह देते हैं कि नहीं बहुत शानदार काम कर रही है बीजेपी की सरकार इसमें, मतलब उनका भाव यही था नक्सलवाद पर। ये कैसे कर पा रहे हैं आप लोग, विपक्ष से तारीफ ले रहे हैं? देखिए, जो राजनीति में, लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है, जनता जनार्दन होती है। और आज राज्य की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पूरी तरह से मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है। और जनता के साथ नहीं चलेंगे राजनेता तो जनता तो उनका साथ छोड़ देगी। जनता के हित में काम हो रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज भवन के लिए वो खुद पैसा नहीं दे पाए थे, हमारी सरकार ने वो दिया 109 करोड़ रुपए। तो स्वाभाविक है तारीफ तो करेंगे, उसकी आलोचना तो वो कर नहीं पाएंगे। नक्सलवाद के मामले में जिस प्रकार से हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है, मैं तो बीजापुर भी जाकर आया हूं। आपने अभी जिक्र किया काम के निरीक्षण को लेकर, मैं बीजापुर गया था, जो एक बहुत कठिन जगह पर पुल का निर्माण हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। उस पुल पर जाकर मैंने देखा वहीं बगल में सुरक्षा बल के कैंप भी था। कैंप में जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साथ मैंने चाय पी। उस पुल पर भी जाकर मैंने काम का निरीक्षण करके देखा है। और जिस प्रकार से आज काम हो रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान, आप कल्पना करेंगे कि अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में जाकर नक्सलियों से मुकाबला करना, नक्सलियों को समाप्त करना, ये कितना कठिन काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और केवल यही नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर नियत नेल्ला नार जैसा योजना लाकर वहां सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, उनके आयुष्मान कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये भी बनाने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपको तीसरी ओर मैं बस 10 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। अभी आपके आने से पहले मैंने एक बार ताली बजवाई थी नक्सलवाद पर, और मैंने कहा था कि नक्सलवाद केवल मतलब बस्तर के लिए घातक नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटी के लिए घातक है, वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए घातक है। और लोगों में ये परसेप्शन है डिप्टी सीएम साहब, और इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं, हर मंच से कहता हूं, मेरे 8 बजे सीधे मुद्दे की बात शो करता हूं, उसमें मैं हमेशा कहता हूं और खुलकर तारीफ करता हूं। और कोई आरोप मुझ पर लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की है। दिल्ली में मैं 2 साल रहा हूं। सारे बड़े एंकर यही पूछते हैं कि अगर एयरपोर्ट में उतरेंगे तो कुछ लफड़ा तो नहीं होगा। अटल भैया आप भी जाते होंगे दिल्ली, आपको भी जो परसेप्शन है, तो इसलिए मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब के सामने एक बार आप लोगों को जोरदार ताली बजाना चाहिए। 220 से ज्यादा 2024 में नक्सली मारे गए हैं, और ये परसेप्शन बनाने का काम हमारा सबका है। हमको हर मंच से इस पर बात करना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। किसी देश के गृह मंत्री का ये बहुत बड़ा बयान होता है कि 26 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बहुत सफलता मिल रही है। आगे आप लोगों की क्या योजना है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? केवल बंदूक से लड़ाई मुझे लगता है नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए बस्तर को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए किस तरह से आप लोगों की सरकार का प्लान है, ताकि जो सुन रहे हो, नक्सली भी सुन रहे हो, तो उनको लगे कि यार मुख्य धारा में ही चलो, नहीं तो गोली मार देंगे। आपने जो बात कही है वास्तव में आपकी संवेदनशीलता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नक्सल उन्मूलन कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपके बारीकी से समझा है। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो प्रतिष्ठा बननी चाहिए, जो इमेज बननी चाहिए, कितना रीच स्टेट है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों से ज्यादा क्षमता छत्तीसगढ़ की है।
लेकिन नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ का जो जितना विकास होना चाहिए, जितना निवेश आना चाहिए, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग शून्य है। अब हमारी सरकार ने उस एंगल पर भी काम चालू किया है कि फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर आए। नक्सल उन्मूलन के लिए बस्तर में हमने एक जो बड़ा काम और किया है, एक तो हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा नियत निर्ला नार योजना लेकर आए हैं, तीसरा जो हमने अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, जब हमने उसके खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आग्रह किया, 1,60,000 नौजवानों ने उसके लिए अप्लाई किया। 1,60,000 नौजवान बस्तर के। और मजेदार बात तो ये है कि उसमें लगभग आधा लड़कियां थी। मैं स्वयं नारायणपुर गया था। नारायणपुर में हमने मल्लखंब की एकेडमी प्रारंभ की है। कभी अवसर लगे तो उस मल्लखंब की एकेडमी में जाकर देखिए। एशिया स्तर पर हमारे नारायणपुर के बच्चे अपना करतब दिखा रहे हैं, कला दिखा रहे हैं। आज जब इस तरह से हर मोर्चे पर हम बस्तर के लोगों की चिंता कर रहे हैं, हमारी बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हमें करनी थी, हम चित्रकूट में जाकर बैठक किए। बस्तर कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, कितनी क्षमताएं हैं बस्तर में, और ये आज इसलिए बस्तर से नक्सलवाद का उन्मूलन और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, तो ये होकर रहेगा और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार और ठोस मजबूती से काम कर रही है। धर्म की तरफ थोड़ा आते हैं। इस समय एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, महाकुंभ। मैं अभी वहाँ होकर आया हूँ, महाकुंभ से लौटा हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोगों की सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है लोगों के ठहरने के लिए, खाने के लिए। मुफ्त में आप केवल आधार कार्ड दिखाइए और आराम से सारी व्यवस्था पाइए। आप कब जा रहे हैं डुबकी लगाने? अभी हमने योजना बनाई थी कि पूरे सभी विधायकों के साथ एक साथ योजना बनाकर जाएंगे, पर आज से चुनाव की आचार संहिता लग गई है और सारे राजनेता चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। पर इस बीच जाने की इच्छा मन में है। लगातार जिस प्रकार से समाचार में देख रहे हैं, पूरी दुनिया प्रयागराज में आई है और क्या नज़ारा है, क्या भक्ति है। सनातन की जो ताकत है पूरी दुनिया में, वो आज प्रयागराज में महाकुंभ में दिख रहा है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस तरह की व्यवस्था वहाँ की सरकार ने की है, किस प्रकार से वहाँ की सरकार, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। हमारी भी सरकार का छत्तीसगढ़ मंडपम हमने बनाया है। वहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने, खाने, ठहरने की सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से हमने की है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों से आग्रह करूंगा कि आप महाकुंभ में जाएं और छत्तीसगढ़ मंडपम में जाकर रुकें तो और बड़ा आनंद आएगा। पर हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत जल्दी कुंभ जाएं और डुबकी लगाकर आएं। 3 लोग बहुत वायरल हैं पूरे कुंभ में। एक हैं हर्षा रिछारिया, एक है मोनालिसा और एक है IITN बाबा। तीनों को देखा आपने? नहीं देखा? लगातार दिख रहे हैं, वो टीवी में आप लोग दिखा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के डुबकी लगाने आप भी जाने वाले हैं। अब धर्म की बात हो रही है तो धर्मांतरण की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। धर्मांतरण को लेकर आपकी सरकार थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कब से बढ़ा है, कितना बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर अचानक से आप लोग बहुत सख्त क्यों होते दिखाई दे रहे हैं? धर्मांतरण और फिर राष्ट्रांतरण, ये प्रक्रिया होती है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घटनाएं
कुछ समय से परिलक्षित हुई है, दिखकर आई है। छद्म नाम रखकर, धोखे से, डराकर, धमकाकर अनेक ऐसी घटनाएं हुई है और उसके कारण से जो समाज के अंदर विषय बनकर आया है, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को चेंज करने का जो षड्यंत्र होता है वो धर्मांतरण के माध्यम से होता है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मौजूदा जो कानून है उस कानून पर ठोस और मजबूत और लगातार कार्यवाहियां की है, पर हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि और कठोर कानून, धर्मांतरण, गैर कानूनी धर्मांतरण, दबावपूर्वक धर्मांतरण, इसके लिए कोई और मजबूत कानून बनाए। सरकार इस पर विचार कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से और ठोस कानून बनाकर पूरी तरह से धर्मांतरण को रोकने का काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, फिर कुछ लोगों का सम्मान है जो आपके हाथों करवाना है। 2 डिप्टी सीएम हैं इस सरकार में, मुख्यमंत्री के बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं। दोनों डिप्टी सीएम में मुख्यमंत्री का ज़्यादा स्नेह किसको मिलता है, आपको या विजय शर्मा जी को? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कितने अनुभवी हैं, कितने जमीन से जुड़े हैं। प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने पंच से लेकर अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा की हो, पंच रहे, सरपंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक तरह से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अनुभवी, बहुत व्यवहारिक, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार नेता के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। हम सभी मंत्रियों पर समान रूप से वो स्नेह करते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से भी उतना ही स्नेह करते हैं। बहुत सहज, सरल, सहृदय व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से समान रूप से स्नेह हम सबको करते हैं। आपकी और विजय शर्मा जी की ट्यूनिंग कैसी है? मित्रता है। हमने संघर्ष के समय में एक साथ लड़ाई लड़ी है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य थे महामंत्री के रूप में। हम लोग रात रात तक, दिन दिन तक हमने संघर्ष के, वो मेरे साथी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मित्रता बनी रहे। और पुराने लोगों से मित्रता पार्टी थोड़ी कम कर रही है। जो पुराने सीनियर लीडर हैं, 15 साल सरकार रही है, पुराने चेहरे थोड़े उदास दिखते हैं। कभी कभी विधानसभा में इतना विरोध कर देते हैं, अपने ही मंत्री पर फट पड़ते हैं। फिर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को कहना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा आप लोग संयम बनाए रखिए। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? अजय चंद्राकर जी हों, राजेश मूणत जी हों, ये सब जो इतने लंबे समय तक मंत्री रहे, श्याम बिहारी जायसवाल और गृह मंत्री जी को देख रहा था मैं किस तरह के टारगेट करते हैं, ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, हमारी पार्टी परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का पूरा स्नेह और सहयोग जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी मिला और एकजुट होकर लड़े तभी इतनी बड़ी सफलता मिली। अब तक 3 बार हमारी सरकार बनी थी, 41%, 42% वोट पाते थे, 49 सीटें, 51 सीटें लेकर आते थे। इस बार 46.27% वोट मिला। तीसरा दल कोई था नहीं, आमने सामने की लड़ाई थी और 54 सीटें हमने जीती। तो सबका संयुक्त रूप से प्रयास हुआ, तो सब बड़े नेताओं का आशीर्वाद और सहयोग तब भी मिला था और अब भी मिल रहा है। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, एक विचार परिवार के लोग हैं, मिलजुल कर छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास के लिए काम कर रहे हैं। आपका स्नेह अटल जी को मिल रहा है कि नहीं? अटल जी का और मेरा अलग प्रकार का नाता है। लोकसभा चुनाव में हम आमने सामने लड़े थे और करगी रोड कोटा मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल के वो विधायक हैं और इसलिए अलग प्रकार का संबंध है, स्नेह है। तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव आपस में लड़ा,
लेकिन ये बिलासपुर की जनता गवाह है कि किससे एक राजनीति में उदाहरण प्रस्तुत किया, एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं, कोई प्रत्यालोचना नहीं, राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा। और चुनाव के दौरान भी लोगों ने देखा कि कैसे कहीं चुनाव प्रचार करते समय आपस में मिल गए तो कैसे एक दूसरे से हंसकर मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये बिलासपुर की राजनीति का संस्कार भी रहा है और हमारे संस्कार भी यही है, और वो प्यार स्नेह बना हुआ है। अटल जी ससुराल के विधायक हैं आप बहुत कुछ मांग सकते हैं मंत्री जी से। हाँ दबाव में रहते हैं। चलिए बस आखिरी सवाल ये है, आखिरी करते करते मैं कहता हूं ना कि जब आपसे बातचीत करता हूं तो आपके जवाब में इतनी जानकारी होती है ब्रजेश जी कि मुझे लगता है कि थोड़ा, आप देखिए कल अनसुई का उनका संपतिया जी का इंटरव्यू देख रहे थे। तो आखिरी सवाल ये कि चूंकि नगरीय निकाय चुनाव के लिए कितने आप तैयार हैं, अभी सारे महापौर कांग्रेस के हैं, किस तरह की इस लड़ाई देखते हैं आप और कितने आश्वस्त हैं कि कितने में आप काबिज हो जाएंगे? लगातार मैं नगरीय निकायों में गया हूं, जनता से मिला हूं, जो काम 1 साल में किया है, मोदी की गारंटी पूरी की है, शहरों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में, विकास की दिशा में जो हमने काम किया है, उसकी एक झलक आपको अभी अभी थोड़े दिन पहले रायपुर दक्षिण में देखने को मिला है। जैसे चावल बन रहा हो, एक दाना उठाकर देखो तो चावल की पूरी स्थिति का समझ में आता है। तो राजधानी का ही वो नगर का हिस्सा था, ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में सभी निकायों में कमल खिलेगा और कमल के साथ सभी निकाय विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी लोगों के पास तुलना करने का अवसर है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ और 1 साल में बहुत कुछ हो गया। और इसलिए शहर की जनता तैयार बैठी है कमल का बटन दबाने के लिए, कमल खिलाने के लिए शहर की जनता तैयार बैठी है। और दूसरी बात, मैंने जैसे आपको कहा कि जिस पार्टी ने उनका अधिकार छीन लिया था वोट देने का, अपना महापौर चुनने का, अपना अध्यक्ष चुनने का, वो जनता तो उन्हें बटन दबाकर सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और निश्चित रूप से कमल का बटन दबेगा, कमल खिलेगा निकायों में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब, आपने सभी सवालों के जवाब दिए और जो लोगों के मन में सवाल था वो भी मैंने पूछने की कोशिश की। बिलासपुर में आपने इतना समय दिया और एक बार फिर से मैं अपनी टीम से कहूँगा, खोमन साहू के लिए ताली बजाएं। खोमन साहू हमारे टीम के एक बहुत ऐसे साथी हैं जो मंत्री जी को टाइम से लेकर आए हैं, तो आप समय के पाबंद थे, आपके लिए। और अटल भैया, आप और राम कुमार जी, आप लोग भी, ये भी रायपुर में थे, तो आप लोगों ने विस्तार न्यूज़ को इतना प्यार दिया, समय का ध्यान रखा। एक बार प्लीज आप लोग ताली बजा दें क्योंकि नेता वक्त पर पहुंच जाएं। बिलासपुर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इतना वक्त देने के लिए डिप्टी सीएम साहब, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, ब्रजेश जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप चलकर पूरी टीम बिलासपुर आई है। बिलासपुर के मुद्दे, बिलासपुर संभाग के विषय, इन सब पर आपने चर्चा की। आपकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी हुई, कल दोपहर शाम तक लग रहा था कि शायद मैं ना पहुंच पाऊं, और मेरे कारण आपने समय परिवर्तित किया। आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय चेंज करके मुझे आकर अपनी बात कहने का अवसर दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और खोमन जी को आपने मेरे पीछे छोड़ दिया था, पर खोमन जी मेरे साथ है, ये मुझे बाद में पता चला जब मैं रास्ते में पेट्रोल पंप में रुका 5 मिनट के लिए, तब मैंने देखा कि मेरे साथ खोमन साहू जी है। मैं समय पर आने के लिए निकला था, लेकिन आपके दूत मेरे साथ लगे हुए थे। खोमन साहू जी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी आपका। आपने कई सवालों के जवाब दिए, बस्तर से बिलासपुर के उड़ान की बात की, विकास की बात की। और अब मैं चाहूंगा हमारे एडिटर चीफ ब्रजेश राजपूत जी, आप कृपया मंच पर आए। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी, आप कृपया मंच पर ही रहें। और विस्तार न्यूज़ के
असिस्टेंट एडिटर जी, आप भी, श्वेता राय जी प्लीज़ आप भी आएँ और स्वागत कीजिए। और ये सम्मान चूँकि बिलासपुर की उड़ान के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का है, बदलते छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या को पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस मंच पर छत्तीसगढ़ के विकास की बात कही, छत्तीसगढ़ के लिए किए जा रहे उस रोड मैप को बताया जो हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए ज़रूरी है। सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो प्रयास हैं उसको सभी लोग सराहते हैं, सराहते हैं और इस सम्मान के लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका अरुण साहब जी।